हे मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक लेटेस्ट रिलीज मूवी ओपनहाइमर, एक ऐसे साइंटिस्ट की मूवी जिसने इस धरती पर एटॉमिक एनर्जी के साथ रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम किए और बन गया द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। ओपनहाइमर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसान के उस पहलू को दर्शाया गया है जिसमें उसने अपने आप को महाकाल मृत्यु का देवता बना दिया, जिसमें उसकी इंस्पिरेशन थी खुद हमारे भारत की भगवत गीता, जिसमें कृष्ण जी के थ्रू साफ साफ लिखा था कि मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही इस संसार का विनाशक भी। और जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है तो चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कहानी की मेन लीड ओपनहाइमर को। इस वक्त उन पर एक केस चल रहा था और कहानी प्रेजेंट में थी, जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में और हम एसीसी के हेड लेविस को देख पाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक कोर्ट जहाँ ना ही कोई पब्लिशर्स होते हैं, ना ही कोई प्रेस काउंसलिंग होती है और ना ही कोई आम पब्लिक बैठी होती है। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि क्या ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे हुए बड़े धमाके के पीछे इनका ही नाम आगे आ रहा था। और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या वो बचपन से ही तबाही दिमाग वाले थे, जहाँ से कहानी उनके कॉलेज लाइफ में शिफ्ट होती है। और यहाँ हम देख पाते हैं उनकी केमिस्ट्री क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ध्यान कुछ ज्यादा फोकस्ड नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कैसे एक ब्रह्मांड बनाते हैं। और देखा जाए तो एक इंसान भी इंसान के आर पार जा सकता है, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमने द फ्लैश में भी देखा था। इसी बीच काम करते करते उनसे एक फ्लास्क टूट जाता है और इसी पे उनके टीचर गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें क्लास में रहकर इन सभी इक्विपमेंट्स को अपनी जगह पर रखना होगा। जिस पर ओपनहाइमर कहते हैं कि आज नील्स बोहर का एक बड़ा लेक्चर है और मुझे वहाँ जाना ही है। नील्स बोहर उस समय के जाने माने फिजिसिस्ट थे और हर कोई उनका लेक्चर सुनने के लिए उतारू हो चुका था। वहाँ से सभी स्टूडेंट्स और टीचर तो चले जाते हैं, लेकिन ओपनहाइमर से कहा जाता है कि तुम्हें क्लास में रहकर सभी की सभी केमिकल बोतल्स को अपनी जगह पर वापस रखना है। गुस्से में आया ओपनहाइमर अपनी टीचर के ही एप्पल में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और भीगते हुए बरसात में पहुंच जाता है उसी लेक्चर को अटेंड करने। और यहाँ जब नील्स बोहर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे तो वो बाकी पब्लिक से क्वेश्चन करते हैं कि क्या उन्हें कुछ पूछना है एटॉमिक एनर्जी के बारे में। और यहाँ ओपनहाइमर का एक क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन रिपीटेड था क्योंकि सेम क्वेश्चन उन्होंने नील्स बोहर से लंदन में भी पूछा था। अब खैर ये सबसे बड़ी उनकी गलती कहा जाए फिर किस्मत, क्योंकि अगले दिन नील्स बोहर और बाकी सभी टीचर्स ओपनहाइमर को अकेले बुलाते हैं उसी क्लास में। मगर दिक्कत की बात ये थी कि जो एप्पल के अंदर पॉइजन मिलाया था ओपनहाइमर ने, वो अब नील्स बोहर के हाथ में था। नील्स का ओपनहाइमर से कहना था कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और स्पेशली क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन तुम्हारी थ्योरीज में थोड़ी कमी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी थ्योरीज को और मजबूत करो। इस शहर से कहीं दूर जाओ, एक कॉलेज का नाम तुम्हें बताता हूँ, वहाँ बैठकर लॉरेंस से मिलो, वो तुम्हें कैसे क्वांटम फिजिक्स में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए उसमें हेल्प करेगा। उस वक्त न्यू मैक्सिको में फिजिक्स का आना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन्स एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी और फिजिक्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ओपनहाइमर एक रशियन होने के बावजूद भी अमेरिका को अपनी पूरी शिद्दत से अपना चुके थे और अमेरिका के लिए एटॉमिक एनर्जी पर काम करके कुछ नया सामने लाना चाहते थे। अमेरिकन्स और रशियन की कभी नहीं बनी थी और इनके बीच की जो मेन कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट, जो कि इन दोनों ही देशों के झगड़े को भड़काने का काम करते थे। और एक दिन ऐसे ही जब ओपनहाइमर एक कम्युनिस्ट पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जीन नाम की एक लड़की से होती है। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। जीन ओपनहाइमर की फिजिक्स पे बहुत ही ज्यादा फिदा थी और जानती थी कि फ्यूचर में अगर कोई बड़ा कारनामा होगा तो वो ओपनहाइमर के हाथों ही होगा। फिर जीन उसे वो पंक्तियां पढ़ाती है जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और सभी का विनाश मुझसे ही होगा। गीता की यही कुछ लाइन ओपनहाइमर ने प्रेरणा के तौर पर अपने दिमाग में बैठा ली थी। कुछ दिनों बाद ओपनहाइमर की मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब पे फिजिकली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब जहां ओपनहाइमर की कुछ थ्योरीज गलत साबित हो रही थी, वहीं फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होते नजर आ रहे थे। इन्हीं सब में कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन ओपनहाइमर की मुलाकात किटी हाइमर से होती है, यानी कि इनकी होने वाली पत्नी। रिलेशंस बढ़ जाते हैं और इनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन कई बार वो जीन से भी मिलने जाया करते थे। जीन हमेशा कहा करती थी कि तुम
तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। जिस पर ओपनहाइमर का कहना था कि उसकी शादी हो चुकी है और हम एक रिलेशन में नहीं रह सकते, इसीलिए हमारा दूर हो जाना ही बेहतर है। और एक दिन अचानक ओपनहाइमर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं ग्रोफ, जो कि एक यूएस जनरल थे। उनका कहना था कि रशिया के गुप्त सूत्रों से उन्हें पता चला है कि वो भी एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब पे काम कर रहे थे और अगर हमसे पहले उनके पास ये विश्व ताकत आ गई तो हमारा खात्मा होने में कुछ पल ही लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस न्यूक्लियर साइंस में आपसे बढ़िया साइंटिस्ट और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक ऐसे ही बॉम्ब की तैयारी करें। मगर इसके लिए लगने वाली थी बहुत सारी जगह, काफी सारे साइंटिस्ट और बहुत सारा पैसा। जिसके बाद अपने ही सोर्सेज से ओपनहाइमर अपनी एक टीम बनाता है और एक लॉस एल्मोस नाम की जगह पर, जो कि कभी पहाड़ों और खेतों जैसी लगा करती थी, वहां पर एक नकली शहर बसाया जाता है। क्योंकि साइंटिस्ट तो तभी खुश रहेंगे जब उनकी फैमिली उनके पास रहेगी और अगर खुले दिमाग से काम होगा तो रिजल्ट्स भी प्यारे ही मिलेंगे। एक दिन अपने इक्वेशंस के चलते एडवर्ड नाम का शख्स उनके पास आता है और बताता है कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर इतनी सी भी गलती हुई तो वो एक ब्लैक होल क्रिएट कर देगा, जो कि अपने आसपास के एरिया को बुरी तरह तबाह कर देगा। इस बात की पुष्टि करने ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने जाते हैं, जहां पर उनका कहना भी वही था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। अगेन फिर यहाँ से सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है और बातें ही बातें चलती रहती है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि अगर ऐसा ही था तो अपने अकॉर्ड पास ही क्यों किए थे इतने बड़े बॉम्ब को बनाने के लिए, और अगेंस्ट में कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर दुश्मन देश हमसे आगे निकल जाता तो हमारा खात्मा होने में सिर्फ कुछ पल ही लगते। इस काम को पूरा करने के लिए उनको करीबन 2 साल से ऊपर का वक्त, 2 अरब यूएस डॉलर की लागत और कई हजारों साइंटिस्ट वर्कर्स की मेहनत लगती है। इसी बीच ओपनहाइमर के पास खबर आती है कि मानसिक तनाव के चलते जिन ने सुसाइड कर ली है। इस बात से वो बुरी तरह टूट जाते हैं। जब सभी साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो एडवर्ड ने हाइड्रोजन का ऑप्शन भी दिया था, जो कि एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता, मगर कोई भी उसके लिए अभी तैयार नहीं था। लेकिन अपने इक्वेशंस के चलते ओपनहाइमर इस बात को समझ गए थे कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया तो कोई और देश इसकी कॉपी किए बिना नहीं रहेगा, और अगर बाई चांस किसी के बीच में झगड़ा हो गया और वर्ल्ड वॉर 3 लड़ा गया तो ये पूरी की पूरी धरती धूल में मिल जाएगी। और अब वक्त आ चुका था अपनी फर्स्ट टेस्टिंग का, जहां पर एक छोटी सी सैंपल से एक धमाका किया जाने वाला था। लेकिन वो धमाका ही इतना बड़ा हुआ कि उनके सर से टोपियां उड़ गई। सभी लोग इस टेस्टिंग से बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब ये बात प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है, जहां पर उनसे अकॉर्ड पास करवाना था कि ये बॉम्ब किस पर गिराया जाए। अब इस वक्त अमेरिका एंड रशिया दोनों ही एक बड़ी ताकत थी, जिनके बीच जापान लड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट को अपना एक आसान शिकार मिलता है। तो प्रेसिडेंट जापान में 16 जगहों को पॉइंट आउट करते हैं, जिनमें से इनको एक जगह चुननी थी, जिसमें नाम आता है हिरोशिमा। अब यहाँ पर थोड़ा एटम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाए। बेसिकली एटम्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्यूजन करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी लीक होती है, और इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए सबसे खास जो चीज होती है वो होती है प्लूटोनियम। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अगर बारिश हो जाए या फिर पानी गिर जाए तो फ्यूजन रिएक्शन होने में दिक्कत आती है, और जिस दिन इनकी फाइनल टेस्टिंग होने वाली थी उस दिन बरसात आ जाती है। मगर अगले ही दिन जनरल ग्रोव्स को न्यूयॉर्क पहुंचकर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो इन्होंने इतने साल काम करके प्रोजेक्ट बनाया है वो सचमुच काम करता भी है या नहीं। और इस आखिरी दिन के चंद घंटों पर काफी सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी, और फाइनली वो मोमेंट आता है कि सुबह के 5:30 बजे थोड़ी सी बरसात थमती है। सभी लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे धमाके की जिसने विश्व में अपना नाम रच दिया। देखा जाए तो पूरी कहानी में सिर्फ ये एक ही एटम बॉम्ब का धमाका था, मगर देखा जाए तो ये धमाका इतना बड़ा था कि मीलों दूर तक जमीनें हिल गई। अपने इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन में कामयाब होने के बाद यूएस तैयार थी हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के लिए, और फिर डायरेक्टली रिजल्ट्स पर बात की गई कि बॉम्ब गिराने के बाद करीबन 2,20,000 लोग मारे गए। इस बात से हालांकि यूएस गवर्नमेंट बड़ी खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर ओपनहाइमर टूट चुके थे कि
कि उन्होंने बहुत सारे परिवार उजाड़ दिए, माँ से उनके बच्चे छीन लिए, बच्चों से उनका फ्यूचर छीन लिया। इनफैक्ट वो हादसा कितना ज्यादा दर्दनाक था, उनकी आंखों के सामने सिर्फ वही मंजर घूम रहा था। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद ओपनहाइमर को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर ओपनहाइमर का कहना था, देखिए हमने इस टेक्नोलॉजी पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन हमें अब इसका प्रोडक्शन यही रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरे देश भी जल्दी ही तैयार हो जाएंगे अपने अपने बॉम्ब के साथ हमारा मुकाबला करने। और बाई चांस अगर झगड़ा हो गया कई देशों के बीच में तो लाखों नहीं करोड़ों लोग, इनफैक्ट सभी मासूम लोग मारे जाएंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाएगा ओपनहाइमर को, जिस पर प्रेसिडेंट का कहना था कि ये बॉम्ब तुमने नहीं मैंने गिरवाया है, हाथ तुम्हारे नहीं मेरे रंगेंगे। इस पर फ्यूचर में भी काम चलता रहेगा। इसके बाद कहानी कंप्लीटली कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सभी वकील, पुलिस, साइंटिस्ट दलीलें देने लगते हैं कि आखिर कौन कौन कैसे कैसे जुड़ा था इस प्रोजेक्ट से। और एंड में हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉस, जो कि एक एंटी पर्सनैलिटी की तरह काम कर रहे थे इस मूवी में, 2 बार उनकी इंसल्ट हुई थी थ्रू ओपनहाइमर। और यही रीजन था कि उन्होंने एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए जिसमें ओपनहाइमर मेंटली प्रेशर्ड आकर एक ऐसा हथियार बना दिए जो कि दुनिया विनाशक था। और तब सामने आती है वो साइलेंट कैरेक्टर यानी कि केटी हाइमर। और जब बात ओपनहाइमर पर आई तो उन्होंने भी खुलकर बोला कि ये सारी की सारी साजिश लेविस स्ट्रॉस की है। और एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि ओपनहाइमर पे सारे इल्जाम हट जाते हैं। और कहानी की एंड में एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है बिटवीन एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ओपनहाइमर। ये वो वक्त था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को हाइड्रोजन बॉम्बिंग की कुछ इक्वेशंस दिखाई जाती हैं, जहां पर उनका कहना था कि ये तबाही का एक बड़ा रूप ले लेगी, तो कोशिश करना कि ये सारी की सारी चीजें रुक जाए। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ।